नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। कि आखिर जिस तरह से ये पूछताछ सीबीआई कर रही है, इसके मायने क्या हैं। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं, संगीता शर्मा आप प्रवक्ता और राकेश परमार वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। संगीता जी, शुरुआत आपसे। करीब 1 घंटे का समय होने को आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल सीबीआई मुख्यालय में दाखिल हुए थे। सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो स्वाभाविक है कि अभी भी जारी है और इंतजार किया जा रहा है केजरीवाल साहब के बाहर आने का, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी का इशारा बता रही है। इस कार्रवाई को क्या कहेंगी? देखिए आशीष जी, ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी पक्ष को खत्म करना चाहती है और लगातार आम आदमी पार्टी के लिए पहला मामला नहीं है आशीष जी। जब से आम आदमी पार्टी बनी और 10 साल में जिस तरह से हमारा ग्राफ आगे बढ़ा और हम पार्टी बने, भाजपा शुरू से केस केस केस, हम तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यही सब कुछ झेल रहे हैं। काम से ज्यादा हमें इन चीजों में उलझा करके रखा जाता है। तो लगातार इस तरह का आम आदमी पार्टी के लिए कुछ नया नहीं है। और देखिए, ये सरकार, किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती आशीष जी इससे होती है कि विपक्ष कितना मजबूत है। सत्ता पक्ष अपनी जगह काम करता है और जनता के लिए विपक्ष एक आवाज बनकर खड़ा होता है। लेकिन जो भाजपा की राजनीति है वो एक तानाशाह की राजनीति है। और देखिए, आम आदमी पार्टी को लगातार परेशान करने की राजनीति है। अभी तक ये नहीं बता पाए कि आखिर वो घोटाला है क्या। और देखिए, अगर घोटाला किया तो वो पैसा कहाँ गया, कहाँ है। इतनी बार रेड पड़ी, अरविंद जी के घर भी रेड पड़ चुकी, बहुत सब कुछ हुआ, लेकिन इन्हें मिला कुछ नहीं। और आज देखिए कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने बुला सम्मन जारी किया। ठीक है, जो भी चल रहा है, आम आदमी पार्टी किसी चीज से डरती नहीं है, क्योंकि देखिए सत्य परेशान हो सकता है आशीष जी, पराजित नहीं हो सकता। और सत्य सामने आता ही है, आज नहीं तो कल वो सामने आएगा, वो छिपाया नहीं जा सकता। और जनता ये भी देख रही है कि किस तरह से बीजेपी काम कर रही है और किस तरह से आम आदमी पार्टी काम कर रही है। अभी आप पूछ लीजिए कि जनता से जुड़े 5 मुद्दों के बारे में बात कीजिए कि आपने काम क्या किया, तो ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन विपक्ष पर कितनी कार्यवाही की, इसका जवाब इनके पास जरूर होगा कि किन किन नेताओं पर कार्यवाही की। तो आशीष जी, इनकी जो राजनीति है वो एक तानाशाही के रवैये की राजनीति है। भ्रष्टाचार से इनका कोई लेना देना नहीं है कि इनको भ्रष्टाचार खत्म करना है। आशीष जी, अगर भ्रष्टाचार खत्म करना होता, भ्रष्टाचार खत्म करने की इतनी ज्यादा चाह बीजेपी में होती, तो जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं वो बीजेपी में ना गए होते अपने आप को बचाने के लिए। चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, येदुरप्पा हो, रेड्डी ब्रदर्स हो, हमारे मध्य प्रदेश के सीएम साहब हो, शिवराज सिंह जी, कितने नाम हैं। अभी मेघालय में इन्होंने संगमा जी के साथ सरकार बना ली, जिनका प्रचार प्रसार के दौरान कहते थे ये भ्रष्टाचारी है। और माननीय गृह मंत्री जी खुद चुनावी रैलियों में जिन्हें भ्रष्टाचारी बताते थे, उनके साथ सरकार बना ली। आप देखिए कि असम ने पूरी बुकलेट जारी करी थी और आज उन्हीं के साथ सरकार में बैठे हुए हैं। तो भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है इनका केवल एक ही काम है कि विपक्ष को किस तरह से डेमोरलाइज किया जाए, किस तरह से खत्म किया जाए। और क्योंकि अब इन्हें ये डर लग रहा है कि एक पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी और इनसे आंख में आंख डाल के बात करती है, भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करना जानती है, आवाज उठाती है। आप देखिए, अडानी मुद्दे पर संसद नहीं चलने दी, 19 दल एक साथ खड़े हो गए कि जांच कराइए। संजय सिंह जी ने समय मांगा ईडी से। आप सोचिए आशीष जी, 11 बार संजय सिंह जी ने समय मांगा कि भाई हमें आपसे बात करनी है, समय दे दीजिए। लेकिन ईडी किन चीजों में उलझी हुई थी कि भाई मनीष जी को कैसे गिरफ्तार करके परेशान करना है, सत्येंद्र। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं संगीता जी। प्रमुख साहब, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, कह रही हैं संगीता जी। तो अच्छी बात है। एक बात भी, ये दम होना चाहिए जिस बात में सत्य जो है वो वास्तव में बहुत बड़ी ताकत है जी। और इस तरह से हमारी बहन जी ने बताया कि उन्हें परेशान करने वाली बात है, या कोर्ट में अगर उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है तो ये फिर लोकतंत्र की कौन सी प्रक्रिया हुई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया और उसके बाद जो है 2 मंत्री जो वहाँ जेल में हैं, जिनकी जमानत का प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है जी। अगर उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है
तो सीधी चुनौती है फिर भारत के लोकतंत्र को, क्या भारत के कानून और कोर्ट को चुनौती है। सरकार तो बहुत पीछे रह जाती है जी। एक चीज पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप वास्तव में ईमानदार हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए, आप सबका नंबर आएगा। आप जो बड़े चोर हैं, जो बड़े काम कर रहे हैं, जहां सीबीआई और ईडी अपना काम कर रही है, धीरे धीरे सब नंबर पर आते जा रहे हैं। अभी 7 वर्ष लगभग हुए हैं देश में, 7-8 वर्ष का समय ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि 60 वर्षों तक एक ही तरफ शासन चलता रहा था लंबे समय तक। उसमें इतने बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं कि जो लोग एक बार जनप्रतिनिधि बनने के बाद 7 पीढ़ियों की कस्में खाते थे कि अब खाने करने और कमाने की जरूरत नहीं है, उन्हें ये डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा आकर, जैसे लालू जी के भी साथ हो रहा है, कि बुढ़ापे में आकर सारा हिसाब होगा। और भी कईयों के साथ ऐसा हुआ, बड़े नेताओं के साथ। अब से पहले भी तो हो सकता था ये काम। नंबर सबका है, कोई बीजेपी में आ जाओ, कोई समाजवादी में चला जाओ और कांग्रेस में चला जाओ, जो एक बार नंबर पर आ गया। इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का तरीका है, कहीं बचाव स्थिति में नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूं, देखिए आप तथ्य के साथ, अगर आप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ही सपोर्ट ले रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ भी जाइए। आपके पास दिल्ली में सरकार है, आप चयन करिए भारतीय जनता पार्टी का जो जो नेता दागदार है। आपकी सरकार है, आप इतने कमजोर कैसे हो रहे हैं? उन्हें टारगेट करिए। देखिए मैं बता रहा हूं, आम आदमी के प्रवक्ता आप है, लेकिन बता मैं रहा हूं रास्ता। आप देखिए दूसरी सरकार आपकी पंजाब में, कितना मौका दिया जनता ने आपको। टारगेट करिए, कांग्रेस का नेता हो, बीजेपी का नेता हो, जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सीधे एविडेंस इकट्ठे कर चैनल पर आइए और मीडिया के सामने खोले कॉन्फ्रेंस कीजिए। बहुत बड़ी, बहुत चैनल आपको सपोर्ट करते हैं, आशीष जी का चैनल भी बहुत सपोर्ट करता है, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद नहीं, हम सभी को सपोर्ट करते हैं, जाइए जो सही काम करता है हम सबको सपोर्ट करते हैं। प्रमुख साहब आपको भी सपोर्ट करते हैं, हम कांग्रेस को भी सपोर्ट करते हैं, हम टीएमसी को भी सपोर्ट करते हैं। आदि जी मैं क्लियर कर रहा हूँ, ज्यादातर ये लोग कहते हैं कि भाई जो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, तो हो सकता है मैं आपके नाम को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप अदरवाइज मेरी बात को ना ले जाएं। नहीं, मैंने आपकी चिंता मत कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। हमारे नाम को इसलिए बचाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा नाम पहले से बचा हुआ है, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी के साथ निष्पक्ष बात करते हैं। नहीं, होनी भी चाहिए लोकतंत्र में। मेरी यही अपनी बहन जी से, संगीता जी से भी यही अपील है कि बड़े नेताओं को ये कहा जाए कि आप जहां जहां सरकार है, टारगेट करके जनता के बीच में, चाहे बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, किसी और पार्टी से, उनको भी टारगेट करें। और जो दागी नेता हैं, वो कोई भी हो, वो जेल जाने चाहिए। एक पैटर्न राजनीति का बदलना चाहिए। आशीष जी, अब समय बदल चुका है जी। अब शिक्षित होता जा रहा है आज का नौजवान, जो सारी चीज समझने लगा है। नौजवानों का देश है भारत, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान भारत में रहते हैं। हर चीज का हिसाब चाहिए। सरकार आसानी से नहीं बनती, सरकार वोट डलने से, सपोर्ट डलने से बनती है। बेशक विपक्ष चिल्लाता रहे, अगर विपक्ष में दम होता तो बीजेपी को लगातार 3-3 मौके नहीं मिलते। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश में 2-2 बार मुख्यमंत्री बनना, इतने बड़े जनसमूह के साथ, और जिस तरीके की घटनाएं आज उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं आप, देश में मिसाल के तौर पर देखी जा रही है कि क्रिमिनल को छिपने के लिए जगह नहीं मिल रही। काम करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, आप भी करिए। फ्री बिजली पानी जो है ज्यादा चलने वाला नहीं है, वो भी आपने खत्म कर दिया। कब तक लोग बाग विश्वास करेंगे, कब तक सड़कों पर जाएंगे? और सीबीआई, ईडी सबके लिए बराबर है, कोई बीजेपी की बनाई हुई कोई सी भी संस्था नहीं है। एक कांग्रेस ने बनाई थी अपने शासन में, एक साथ देश आजाद होने के बाद से चल रही है। हमें तो आप थोड़ा सा मौका मिला, वो अपना काम कर रही हैं। अगर आप उन्हें रोकने की पोजीशन में है तो आप उनके खिलाफ जा सकते हैं। हम कहाँ उनके खिलाफ धार बनने हैं कि ढाल बन के खड़े हो गए। आप सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और ईडी के खिलाफ भी चाहिए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। परमार साहब, कैसे देखते हैं इस पूरी स्थिति को? आशीष जी नमस्कार, आपके पैनलिस्टों के साथ आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। सबसे पहले आपका चैनल बधाई का पात्र है कि अतीत के आतंक के अलावा किसी भी चैनल पर कोई और विषय आज नहीं है। आपने अरविंद केजरीवाल को दिखाना समझा, जरूर आप लीक से हटके कर रहे हैं, इस बात की मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल को जिस मामले में सम्मन हुई है वो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसमें केजरीवाल और उनके
टीम के लोगों को परेशान होना है, शोर मचाना है और सड़कों पर आतंक मचाना है। ऐसा होने वाली कोई बात नहीं है। सिंपल पूछा गया है कि भाई दारू के मामले में जो रेट को इंक्रीज किया गया था और जो पॉलिसी चेंज की गई थी, जो मुख्य मुजरिम है उसने आपका नाम लिया है कि आपके घर पर आपके कहने पर की गई है। यह सत्य है कि असत्य है, आपको सिंपल जा करके बोल देना है। इसमें कोई ऐसी आफत तो थी नहीं। आप कह दीजिए कि असत्य है, सीबीआई उसकी जांच करेगी। आप कहे कि हाँ भाई सत्य है, क्योंकि कुछ चीजें तो अब दिख रहा है। सत्येंद्र जैन और के कविता का चैट हर चैनल पर, हर सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई वो कनस्तर कितना भेजा, पूरा 15 केजी भेजा, वो हैदराबाद वाले दीदी के भेजा, दिल्ली वाले बीबी के भेजा। तो यह सीबीआई और देश जानना चाहेगा कि भाई वो कौन से ब्रांड की घी के कविता के पास उपलब्ध है, जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। जिस हरियाणा के अरविंद केजरीवाल है, कहा जाता है कि दूध दही की नदियां बहती हैं वहां, और वाकई दूध दही प्रचुर मात्रा में हरियाणा में पाया जाता है। तो वो कौन से ब्रांड का था घी जो कि कविता के पास था और दिल्ली में नहीं था? यह तो देश भी जानना चाहेगी, सीबीआई को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर सत्येंद्र जैन का है। वो नंबर जो देखा मेरे मोबाइल में सेव था, तो मैंने देखा तो सत्येंद्र जैन का है। देखिए इसमें है क्या, सबसे पहले केजरीवाल के लोगों को एक बात समझना पड़ेगा और हमारे देश के लोगों को भी समझना पड़ेगा। केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार का राग अलापते हैं, केजरीवाल पर सबसे पहले बेईमानी का इल्जाम किसी केजरीवाल के राजनीतिक विरोधी ने नहीं किया, उनके अपने राजनीतिक गुरु अन्ना हजारे ने किया कि रामलीला मैदान में मेरा 3.5 करोड़ रुपए लेकर के भाग गया, मांगने पर भी नहीं दे रहा है। ये किसी और नहीं, केजरीवाल के अपने गुरु ने लगाया, जिनके मंच पर करके वो राजनीति शुरू किया। केजरीवाल के मंत्रिमंडल पर सबसे पहला दाग लगाया उसके अपने मंत्री के बीवी में लगाया कि कुत्ता छोड़ दिया था मेरे ऊपर। वो मोदी जी ने नहीं लगाया, ना ही विरोधियों ने लगाया, और केजरीवाल उसको सफाई देता रहा। जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री है, इस बात का दुनिया कहती रही। केजरीवाल ने बोला कि मैंने जांचा है, एकदम डिग्री सही थी। तो भाई सीबीआई ने बोला कि कोई बात नहीं, डिग्री बाद में देख लेंगे, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते थे वही बता दीजिए। उसको अपने कॉलेज का ही पता नहीं था। मुझे लग रहा है आशीष भाई आपको पता होगा आप कौन से कॉलेज में पढ़ते थे। मैं तो प्राइमरी से लेकर के अपने कॉलेज तक के अध्यापकों का नाम बता दूंगा, लेकिन पढ़ा होऊंगा तब ना। अब मैं कहूंगा मैं हार्वर्ड में गया था, मुझे पता नहीं हार्वर्ड देश के किस कोने में। तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। मुंह से कह देना कि मैं कट्टर ईमानदार हूं और कट्टर ईमानदार दिखाना दोनों अलग अलग बात है। यहाँ पर राजनीतिक माइलेज लेने के लिए कि नरेंद्र मोदी विरोधियों को परेशान कर रहे हैं, 1% मैं मान लेता हूं कि मैडम कह रही है, जो केजरीवाल के लोग कर रहे हैं, एकदम सही है। लेकिन जो आप पर इल्जाम लगा है वो सही है कि नहीं, इस बात के तले आप उस बात को खत्म ना करें। मोदी ने जानबूझ करके ममता बनर्जी पर, अरविंद केजरीवाल पर, लालू जी के बेटा पर सीबीआई भेजा, एकदम मान लेता हूं यही है। लेकिन क्या लालू पुत्र पर नौकरी के बदले जमीन लेने का सच्चा इल्जाम नहीं है? यह बताओ। ममता बनर्जी के मंत्री के गर्लफ्रेंड के घर में करोड़ों के संपत्ति का नोटों का जो बंडल ढेर मिला था, वो सत्य है कि नहीं है? यह बताओ। यह मत बताओ कि मोदी ने जानबूझ के भेजा या बदले के भावना से भेजा। आप यह कह सकते हैं कि मोदी बदले के भावना से भेज रहे हैं, और मैं यह कह सकता हूं कि यह सही है। लेकिन जिनके यहां सीबीआई गई है, क्या उनके यहां झूठी गई है? जो वो नोट पकड़े गए हैं, जो घोटाले पकड़े गए हैं, वह सही है कि नहीं? एक देशवासी होने के नाते मेरा यह जानना जरूरी है कि जो जो इल्जाम विपक्ष के नेताओं पर लग रहा है वो सही है या गलत है। रहा बात कि भाजपा के नेताओं पर भी लगने चाहिए, बिल्कुल लगने चाहिए। अगर आपके पास कोई सबूत है भाजपा के किसी नेता के पास, आप सीबीआई में जाइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाइए कि ये मैंने केस किया था, उसकी जांच नहीं हो रही है, तब जाकर के आप कहेंगे। लेकिन कोई भी विपक्ष का नेता, चाहे ईवीएम का मामला हो, सीबीआई का मामला हो, ईडी का मामला हो, दिल्ली में कोर्ट है, पैदल चलते हुए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिला कोर्ट जा सकते हैं, पर कोई नहीं जाता। स्टूडियो के चैनल में, सोशल मीडिया पर जरूर जाता है। यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि आम जन के दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट करना कि मोदी है तो यह मुमकिन है कि विपक्ष परेशान है, और मोदी नहीं है तो यह मुमकिन है कि विपक्ष मालामाल है। बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बड़ी खबर बता देते हैं जो इस बीच पंजाब से आ रही है। बड़ी खबर लगातार आपको बता दें कि इस बीच पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पत्तलप्रीत जोगा के बाद अमृतपाल की बारी। डीजीपी ने 3 जिलों के पुलिस अधिकारियों को दिए आदेश।
कुल 31 जगहों पर नाकेबंदी की गई। वाहनों को रोककर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अमृतपाल के तरन तारन में छिपे होने की आशंका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब से आ रही है। अमृतपाल के तरन तारन में छिपे होने की आशंका है। डीजीपी ने 3 जिलों के पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए हैं, जिसके बाद 31 जगहों पर नाकेबंदी कर दी गई है और वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। अमृतपाल के तरन तारन में छिपे होने की आशंका है। चलिए वापस मेहमानों की ओर चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार यही चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से आज केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया है, दरअसल इसके मायने सियासी तौर पर क्या निकलेंगे। हालांकि मामला कहीं ना कहीं कानून से जुड़ा है और कानून स्वाभाविक है, अपना काम करेगा। सीबीआई का तर्क यही होगा कि तथ्यों के आधार पर ही हमने पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन संगीता शर्मा जी, आपके पास आऊँगा। अभी परमार साहब जो बात कह रहे थे कि पॉलिटिकल माइलेज ज्यादा लेने की कोशिश हो रही है। देखिए आशीष जी, पॉलिटिकल माइलेज कौन लेता है ये जनता आज अच्छे से देख रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो इतना शक्तिशाली हमारा देश है, उसके प्रधानमंत्री हैं, वो जब ये बात कहते हैं संसद में कि मेरे नाम की सुपारी दी जा रही है, तो कितना अच्छा लगता है। क्या ये किसी देश के प्रधानमंत्री को ये शोभायमान लगता है इस तरह की बात करना। और देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती मैंने पहले भी कहा आशीष जी, किसमें है कि जब लोग विपक्ष बहुत मजबूत होता है और सत्ता पक्ष अपना काम करता है, और विपक्ष उसकी एक आंखें होता है कि जनता के बीच जो काम नहीं हो रहे हैं उनको एक आईना दिखाने के लिए। लेकिन क्या विपक्ष को खत्म करके लोकतंत्र जिंदा रह सकता है? और देखिए, जिस तरह से कहा गया कि सीबीआई और ईडी अपना काम कर रहे हैं, तो आप रेशियो देखिए कि सीबीआई ईडी ने कितनों पर केस दर्ज किया और कितने मामले सही निकले। 0.05% भी रेशियो नहीं है उसका, मैं देखूं तो आशीष भाई। तो देखिए, लगातार विपक्ष पर हमला और अपने लोगों को बचा लेना। आप निष्पक्ष कार्यवाही कीजिए, जो आपकी पार्टी में आ जाए वो दूध का धुला हो जाए, गंगा जल से पवित्र हो जाए। तो ये किस तरह की राजनीति का खेल आप खेल रहे हैं? जो भी कांग्रेस के बड़े नेता है, हम असम का उदाहरण देख लें, जब तक वो कांग्रेस में थे उनके लिए बुकलेट लेकर के प्रचार प्रसार होता था कि ये सबसे भ्रष्टाचारी है। इनकी पार्टी में आते ही वो कैसे सही हो गए, ये सवाल क्या नहीं बनता है आशीष जी? आज सत्यपाल मलिक जी, जो कई राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, बड़े संवैधानिक पद पर रहे हैं, इनकी पार्टी के संगठन में भी रहे हैं, उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया है और सीधे आरोप लगाया है। ये मैं नहीं लगा रही, ये सत्यपाल मलिक जी आरोप लगा रहे हैं। क्या इसकी जांच होगी? क्या इसकी कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या जनता नहीं जानना चाहेगी कि सत्यपाल मलिक जी जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? तो वो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहा है और ये उसे नजरअंदाज कर देना चाहते हैं। अडानी जी का मामला, क्या मोदी जी को नहीं चाहिए था कि उस पर जेपीसी बिठाई जाए, जब सारे दल मांग कर रहे हैं, सारा विपक्ष मांग कर रहा है? अगर ठीक है तो दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने नहीं होना चाहिए था। तो आप अडानी के मुद्दे को भटकाने के लिए दूसरी तरफ ले जाए, ये गलत है, ये गलत है। और देखिए, कहा गया कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, तो आम आदमी पार्टी तो सरकार बनाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के ही चक्कर लगाती है। आप देखिए, हमने एमसीडी जीता, एक चुनी हुई सरकार का मेयर ये नहीं बनने देना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तब हम मेयर बना पाए। तो आम आदमी पार्टी को तो हर बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमें काम ही नहीं करने देते। और अभी भी हमने अडानी जी के मसले पर ईडी को लेटर लिखा है, मुलाकात की है, 11 बार समय मांगने के बाद आखिरकार समय दे ही दिया गया। ठीक है, तो क्या उस पर जांच की कार्यवाही आगे बढ़ेगी? तो देखिए, विपक्ष जो कार्यवाही करने की मांग करे उसे बंद लिफाफे में अंदर रख दिया जाए और अपने मामलों को आप इस तरह से उजागर करें। तो ये माइलेज पॉलिटिकल कौन ले रहा है, ये सबको दिखाई दे रहा है कि पॉलिटिकल माइलेज कौन ले रहा है। कभी एम्बुलेंस बीच में आ जाना, कभी गुजरात में नकली स्कूलों में बैठ जाना। आप भाई किस लिए आए थे देश में? आपको प्रधानमंत्री बनाया
तो आप इसलिए आए थे कि विपक्ष को साथ लेकर चलिए, देश की प्रगति हो। आज देश में जो 14 प्रधानमंत्रियों ने कर्ज नहीं लिया, वो अकेले आपने ले लिया 100 लाख करोड़ का कर्ज। ये आर्थिक व्यवस्था, तो आप किस तरह से कहते हैं देश को आगे बढ़ाया? बेरोजगारी आज कहाँ है, ये सवाल इनसे कोई ना पूछे। आज महंगाई कहाँ है, ये सवाल इनसे कोई ना पूछे। आज महिला सुरक्षा का मामला कहाँ है, कोई इनसे ये सवाल ना पूछे। आप अन्य राज्यों में देख लीजिए ना किस तरह सीबीआई ईडी जाती है। कर्नाटक का मामला हुआ, क्या वहाँ सीबीआई ईडी गई? उसके लिए दूसरे लोग दरवाजा खटखटाए। अरे भाई, आपकी सरकार है, आप सत्ता में है, पूरे देश को आपको देखना है। अपने अपने लोगों को मत बचाइए, कार्यवाही करनी है, सब पर कार्यवाही कीजिए। उत्तराखंड जो सीबीआई जांच की मांग को लेकर के अंकिता भंडारी जैसा हत्याकांड हुआ, लगातार वहाँ पेपर लीक मामला सामने आ रहा है, युवाओं ने लाठी डंडे खाए, सीबीआई जांच की मांग करते रहे। इनकी सरकार है, भेजी गई वहाँ सीबीआई? नहीं भेजी गई, क्योंकि इनके राज्यों में सीबीआई नहीं जाएगी, ईडी नहीं जाएगी। आशीष भाई, मैं एक चीज आपसे और कहूंगी, जो ईडी के डायरेक्टर हैं उनका एक्सटेंशन किया गया कई बार, तो क्या ये यूं ही हो गया? इसको क्या इससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? ये सारे मामले कैसे हो जाते हैं, इसका भी तो जवाब चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। प्रमुख साहब जवाब दीजिए। देखिए, ये अच्छी प्रक्रिया है कि आपने तथ्य के साथ कहा। सीबीआई साहब मिले हैं, ईडी से मिले हैं, और अगर ईडी ने आपको समय दिया तो आपने स्वीकार किया, अच्छी बात है। आप तथ्य के साथ जाइए ईडी के पास और अपनी बात रखिए, ईडी भी सुनेगी, सीबीआई भी सुनेगी। और जो आपने सत्यपाल मलिक का मामला उठाया, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। जब सत्यपाल सिंह जी कह रहे हैं कि मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था, तो मुझे कुछ संशय है या शक है भाई कहीं चूक हुई थी। तो सत्यपाल मलिक जी, तो मुझे लगता है कि मुझे शब्द कहना नहीं चाहिए, तो देश के साथ गद्दारी कर गए। अगर उतना ही खून उनका मजबूत था, अगर वो इतने ही ईमानदार थे, तो उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए और देश पर आकर खुली जंग। देखिए, आनंद आता, मजा आता बोलने का। आप उसके बाद भी 2-2 प्रदेशों के राज्यपाल का मजे लेते रहे और आपका समय पूरा हो गया, और आप जो चाहते थे आप उस लायक नहीं रहे, एज भी पूरी हो गई, और फिर कह रहे कि एक चूक हो गई। ये हास्यप्रद टीवी पर बैठकर उठाने से कोई फायदा नहीं होता। इसे सब लोग जानते हैं, सत्यपाल मलिक के चाहने वाले भी जानते हैं और विपक्ष के लोग भी, पर विपक्ष के पास अपना कुछ नहीं है। अगर किसी दुकान पर कोई उन्हें नकली चीज भी मिल जाए, जैसे नकली बयान सत्यपाल सिंह का आ गया और सत्यपाल सिंह जी ने कह दिया किस तरीके से, तो उसी को भुनाने बैठ गए टीवी पे। भैया, आपके पास जो तथ्य हैं, जो चीज है, उनको लेकर जाइए। आप सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं। देखिए, मुझे अच्छा लग रहा है, बहन जी अच्छा बोल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जाना पड़ा और न्याय मिला है। तो देखिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं फिर आपको सलाह दे रहा हूं कि आप छोटे स्तर से शुरुआत करिए। आपको जो भी दागदार नेता मिले, राकेश जी ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, मैंने नाम आप अपनी क्षमता के अनुसार, क्योंकि आपके पास शिक्षित वर्ग है, आपके नेता काफी पढ़े लिखे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री मांग रहे हैं। अगर डिग्रियों से ही देश चलता, तो अमेरिका से ये आकर राहुल जी जो डिग्री ले रहे हैं ना, विदेशों की, इंग्लैंड की, अमेरिका की, कोई अच्छी यूनिवर्सिटियों की, तो फिर इन्हीं की जरूरत पड़ती। देश डिग्रियों से नहीं चलेगा, देश चलेगा इस माइंड से और इस सनातन संस्कृति के अनुसार, और संविधान सबको मिलाकर मिक्स कर उस मिश्रण से जो निकल कर तब कर कुंदन बनकर स्वाभिमान इंसान जो देश के प्रति समर्पित होगा, वो देश चलाएगा। अगर ये डिग्रियों से देश चलता, तो ये 60 वर्षों में इतना देश भ्रष्टाचारी के तक पर नहीं पहुंचता कि आज लोग और राजनेता रोते फिर रहे हैं। भाई, ये जो एक बार विधायक बन गया, गलत जो एक बार प्रधान एमएलए एमपी बन गया, चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भरते हैं, उसमें से फिर ये क्लॉज हटा दीजिए कि अनिवार्यता नहीं है लिखना। आप सच लिखिए या झूठ लिखिए। खाते में कोई पैसा नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खाते में भी कोई पैसा नहीं है, और बहुत से राजनेता ऐसे भी आने लगे हैं कि जिनके खाते जो हैं स्विस बैंक और इंग्लैंड की तो बात छोड़ दीजिए, अब भारत के बैंकों में भी खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि पैसे का हिसाब पद पे उतरने के बाद भी होता है और पद पर रहने के बाद भी होता है। ऐसा इस देश का लोकतंत्र बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, परमार साहब, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि सीबीआई ने एक प्रदेश के मुखिया को बुलाया है,
तो बिना तथ्यों के तो नहीं बुलाया होगा। आजकल तो किसी चौकी में भी बिना फैक्ट्स के किसी आम आदमी को नहीं बुलाया जाता, तो सीबीआई इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर सकती। ये पहली बार नहीं हुआ है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे आशीष तो जी आवाज इको कर रही है। ठीक है, मैं पीसीआर टीम को कहूंगा वो चेक करते हैं। पूछताछ के नाम कई बार तो पूछताछ भी नहीं होता था कि आइए दरवाजे पर बैठिए, तो ये हुआ नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने उस वक्त इस तरह का गेस्चर दिखाया था। वो अकेले जाते थे, चूंकि मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ सुरक्षा कर्मी होते थे और उनका एक निजी स्टाफ होता था। भाजपा के किसी कार्यकर्ता को जाने की इजाजत नहीं थी, ना ही आह्वान था। अब जो सीबीआई के सामने पेशी हो रही है, जो गैर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इसके पहले ममता बनर्जी के यहाँ जब सीबीआई की टीम गई थी, वो पूरे लाव लश्कर के साथ उसके रूम में जाकर के धमक गई और प्रभावित करने का प्रयास की। अरविंद केजरीवाल पूरे लाव लश्कर के साथ सीबीआई मुख्यालय गए हैं। यह बात मैं जानना चाहूंगा भारत का नागरिक होने के नाते कि भाई वो के कविता के यहाँ से जो कनस्तर भर भर के घी आता था, वो सब इन लोगों में बंटता था क्या कि उन लोगों को बुलाया गया कि भाई घी तो तुमने भी खाया है, अब सीबीआई की जांच अकेले मैं थोड़े झेलूंगा, तुम भी आओ। या पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जिसकी डिग्री सीबीएसई ने जांच रखा है, वो किताब के कौन से पन्ने में पढ़ा है कि बुलाए एक आदमी को जाएगा और तुम बारात के साथ शादी करने जा रहे हो कि पूरी बारात लेकर के जाना है? ठीक है। या आप राजनीतिक मंच पर जा रहे हो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए? ठीक है। यह बात तो देशवासी जानना चाहेंगे ना कि शक्ति प्रदर्शन क्यों? बिल्कुल संगीता जी, देखिए शक्ति प्रदर्शन ने कहा कि अकेले क्यों नहीं जा सकते। हम्म, ये तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए जनता का प्यार है, जो वो दिखाना चाहती है कि हम अरविंद जी के साथ खड़े हैं, लोकतंत्र के साथ खड़े हैं। देखिए क्या जो जाएंगे तो क्या उनके मित्र उनके अपने लोग साथ नहीं जाएंगे? अब मैं अगर ये कहूँ कि परमार जी क्या बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हुए हैं, क्या परमार जी आपको भी कहीं से कुछ मिल रहा है? ऐसा इल्जाम तो मैं भी आप पर लगा सकती हूँ, जो आप कह रहे हो कि सबने मलाई खा ली, तो ये तो मैं भी बैठ करके कह सकती हूँ कि आपको भी कोई कमीशन मिल रहा है क्या? जो आप इस तरह से बीजेपी की वकालत कर रहे हैं। आपने एक बार ये तो नहीं पूछा कि रोजगार भाजपा ने क्यों नहीं दिया? आपने एक बार ये तो नहीं पूछा कि शुभेंदु अधिकारी पर जांच क्यों नहीं हुई? तो देखिए अगर एक तरफा बात आप करेंगे तो सवाल तो आप पर भी उठेंगे। देखिए उनके साथ के जो नेता है, उनके साथ के जो नेता है, जो भी आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है, वो आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। तो लोकतंत्र में क्या किसी को कहीं जाने की भी मनाही है अब कि भाई वो जा रहे हैं सीबीआई या ईडी ऑफिस तो अकेले आप जाना सब है? फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों की ओर चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी चर्चा यही कर रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई कार्यालय में सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी लगातार विरोध जता रही है, धरने पर बैठे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद उनके साथ, लगातार आपके कई और नेता दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के ऊपर भी उनकी भी ऐसी खबरें आई हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ कहासुनी हुई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन नेताओं को दिल्ली जाने से रोक रही थी। ब्रेक पर जाने से पहले लगातार संगीता शर्मा जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, परमार साहब वरिष्ठ पत्रकार और प्रमुख साहब हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब सवाल ये है संगीता जी, करीब करीब 1.5 घंटे का वक्त होने को आ रहा है अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मुख्यालय गए हुए। क्या कोई आप लोगों के पास कोई और जानकारी निकलकर सामने आ पा रही हो आपके सोर्सेज से कि कितना वक्त और लग सकता है या क्या अंदर चल रहा है अभी? देखिए आशीष जी, ये तो अभी आप बेहतर बता पाएंगे कि अंदर क्या चल रहा है। और देखिए 1.5 घंटे का समय आपके सोर्सेज से भी कोई खबर आपके पास आ रही हो? देखिए अभी क्योंकि मैं इससे पहले भी किसी चैनल पर भी थी जी, तो ये जानकारी मुझे नहीं है कि 1.5 घंटे के समय बीतने के बाद अभी कितना समय लगेगा जी, क्योंकि मैं लगातार जुड़ी हुई हूँ जी। और देखिए जिस तरह से आपने कहा कि कितना समय लगेगा, जो भी समय लगेगा, जो भी पूछताछ कर रही होगी वो होगी और उसके बाद जो
जब बाहर आएंगे तो सारी चीजें सबके सामने बिल्कुल, लेकिन ये आपके कहीं ना सामने। कहीं इस बीच ये बड़ी बात है कि 1.5 घंटा हो चुका है एक मुख्यमंत्री को, तो स्वाभाविक है कि 1.5 घंटा अभी बीत चुका है और इंतजार करना होगा। ये स्पष्ट नहीं है किसी को भी कि कितना समय और लगेगा, लेकिन ये स्पष्ट हो जाता है कि फहरिस्त लंबी होगी सवालों की, तभी वक्त लग रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री एक प्रदेश के 1.5 घंटा सीबीआई के कार्यालय में हैं, तो स्वाभाविक है कि सामना सवालों का लंबा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं संगीता जी भी जो कह रही थी कि जब केजरीवाल साहब बाहर आएंगे तभी पूरी बात स्पष्ट हो पाएगी कि आज सीबीआई की कार्रवाई की क्या प्रोसीडिंग्स रही हैं। प्रमुख साहब, इस बीच आपके पास आऊँगा। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर सीबीआई ने बुलाया है। देखिए आशीष सर, हम अभी तत्पर बोल रहे हैं और बहुत सारी डिबेट भी हो रही है, अपनी अपनी बात रखने का सबका तर्क है और अपनी अपनी बात रखी जा रही है, तर्क के साथ रखी जा रही है। अब वो कहते हैं कि बीजेपी के इशारे पर ये सब हो रहा है, तो फिर तो ये कहते हैं बार बार अगर सीबीआई और ईडी बीजेपी चलाती है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो वहां भी आप इसी बात को कहते हैं। अब देश के लोकतंत्र की कोई संवैधानिक प्रक्रिया होती है तो भी आप इसी बात को दोहराते हैं। तो जब सब चीज बीजेपी कर रही है, सब चीज बीजेपी की वजह से हो रही है, तो फिर आगे बचता भी क्या है? या तो कोई ना कोई स्वीकार करो आप। एक तरफ तो कहते हैं कि जो है जनता देश की, उसका ये सम्मान करते हुए लोकतंत्र का हम बहुत ईमानदार हैं, तथ्य के साथ हम सब चीज का जवाब देने जाते हैं और हमारा पूरा ट्रस्ट भी है और लोकतंत्र में हम इस तरीके को ये बदलाव करने जा रहे हैं। एक तरफ आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बकस रहे और दूसरी जो अच्छी सबसे सीबीआई जिससे विश्वसनीय कहता उसको नहीं बकसते, ईडी को भी अच्छा मानते हैं उसको भी नहीं बकसते, तो फिर आप ट्रस्ट करेंगे कहाँ? आप किसकी बात मानेंगे? हम वही चीज अपना लेंगे। हम सरकार में हैं, सरकार हमें चलानी है, देश में हमारी सरकार चल रही है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा हो। अब दिल्ली में आप पूछताछ के लिए जैसे राकेश परमार ने किया कि माननीय मोदी जी भी गए थे या और मुख्यमंत्रियों की भी होती है, वो भी गए थे, क्या लाव लश्कर ले जाकर वहां सीबीआई ईडी को धमकाने का मन बन रहा आपका? और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि आप देश की जनता को, या दिल्ली में जहां आपकी सरकार है रोडों को जाम कर जनता को चढ़ा रहे हैं, जहां 2 पुलिस सिपाही कर्मियों का काम है, वहां 1-1 हजार से ज्यादा पुलिस कर्मी और 2-2 हजार से ज्यादा तुम्हारी सुरक्षा में और लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर लगे हुए हैं। ये कौन सी प्रक्रिया है? फिर कौन सी ईमानदारी है? आप ईमानदार हैं, हम कहाँ आपको बेईमान बता रहे हैं? आप ईमानदारी से सामना करिए, बस हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ईमानदारी से, ना आपको कोई डर होना चाहिए, ना आपको कोई किसी चीज का भय होना चाहिए। अगर आप पाक साफ हैं, आप पर कोई दाग नहीं है, तो सीबीआई छोड़िए, चाहे कोई अमेरिका की एजेंसी आपके ऊपर बैठ जाए जांच करने, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जो बैठे हैं ना, इन्होंने गुजरात में बड़ी बड़ी दूसरी सरकार जब केंद्र में चल रही थी सबका सामना किए हुए हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है। सीबीआई या ईडी का कोई दुरुपयोग कोई नहीं करता। जब आदमी फंसता है तो वो चिल्लाता है, वो कहता है। तो आपको हम यही आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इस जांच का सम्मान के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक तरीके से स्वीकार कीजिए और आपको न्याय मिलेगा। ये हम भी कहना चाहते हैं कि अगर सरकार हमारी देश में है और दिल्ली में आपकी है, तो सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो चीज होनी है वो आपके हिसाब होगी। अगर आपके खिलाफ एविडेंस है और आपने गलती की है और आपने भी सिसोदिया जी की तरह या माननीय दूसरे मंत्री जी जैन साहब की तरह किया है, तो ये कानून आपके लिए भी बनता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संगीता जी, प्रमुख साहब ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर सीबीआई ने बुला भी लिया तो वो कानूनी प्रक्रिया है, आप पाक साफ हैं, तो आपको उस प्रक्रिया से दिक्कत क्यों? और क्यों सड़कों पर बैठकर जहां 2 पुलिस वालों का काम है वहां 200 पुलिस वालों को आप लोग लगवा रहे हैं? जनता को परेशानी होगी इससे। देखिए आशीष जी,
आम आदमी पार्टी डरने वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार नहीं करती। डर उनको लगे जिनकी पार्टी में भ्रष्टाचारी लोगों की लंबी लिस्ट है और जो खुद पैर से लेकर सर तक भ्रष्टाचार में लिखते हैं जी। और रही बात कि लोग वहां क्यों गए हैं, तो ये कौन से संविधान में लिखा है कि किसी के साथ कोई नहीं जा सकता? क्या उनका परिवार नहीं जाएगा? क्या उनके मित्र लोग साथ में नहीं जाएंगे? ठीक है। जो उनके साथ खड़े हैं, अंदर तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ही गए हैं, अंदर तो कोई नहीं चला गया। जो प्रक्रिया है उसका पालन हो रहा है, जिससे पूछताछ की जा रही है उसी से हो रही है पूछताछ। अब लोकतंत्र में कोई क्या सड़क पर भी नहीं बैठ सकता, कोई बाहर नहीं बैठ सकता, ये किसी संविधान में नहीं लिखा है। ये लोकतंत्र की हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ आंदोलन से निकली हुई पार्टी है आशीष जी हम तो। और देखिए अभी प्रमुख भाई ने कहा कि स्विस बैंक वाली बात एक इन्होंने उठाई, तो एक समय वो भी था जब स्विस बैंक की एक लंबी लिस्ट लेकर के घूमा जाता था कि इनके खातों की लिस्ट है हमारे पास और काला धन देश में वापस आएगा, 15-15 लाख खातों में आएगा। तो वो अब स्विस बैंक की शायद वो जो लोगों की लिस्ट थी वो खो गई, चाहे फिर नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, अनेक ऐसे नाम हैं, तो वो अब लिस्ट शायद इनसे खो गई, इसलिए वो सत्ता में तो ये है मगर वो काला धन वापस नहीं ले पाए क्योंकि वो लिस्ट खो गई है अब इनसे। तो देखिए इनको वो लिस्ट भी हम मुहैया करा देंगे कि उन लोगों से पैसा वापस ले आए। तो देखिए दूसरों को इल्जाम लगा देना, दूसरों को दागदार कह देने से खुद ये स्वच्छ छवि के नहीं हो जाएंगे। ठीक है। और मैं इनसे सीधे से पूछती हूँ कि सत्यपाल मलिक जी ने जो बात कही, तो क्या भाजपा को जांच नहीं करानी चाहिए? क्या ये जनता के सामने नहीं आना चाहिए? अब ये कहेंगे कि ये काम भी आप ही कर लो संगीता जी, तो भाई उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया है और वो देश की अस्मिता का प्रश्न है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रश्न है उसमें, तब तो आपको बिल्कुल उसकी जांच करानी चाहिए और चीजें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और सबके सामने आनी चाहिए, जनता को पता लगनी चाहिए। ठीक है परमार साहब। आशीष भाई संगीता जी बार बार कह रही हैं कि भाई महंगाई पर पूछना चाहिए। अब जो मैं पूछूंगा उसे ये पुख्ता हो जाएगा कि मैं पत्रकार नहीं भाजपा प्रवक्ता हूं, क्योंकि प्रश्न भी उसी तरह से है। मैं संगीता जी से जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में और पंजाब में सरकार है, महंगाई से राहत देने के लिए स्टेट टैक्स में कितनी कमियां किया है, तो इससे पता चलेगा ना कि महंगाई के प्रति कितना चिंतित है केजरीवाल की टीम। विपक्ष के और नेता नीतीश कुमार ने कितना किया, ममता बनर्जी ने कितना किया, नवीन पटनायक ने कितना किया। देश में जो गैर भाजपाई सरकार है उन्होंने अपने नागरिकों को महंगाई से राहत देने के लिए अपने करों में कितनी कटौती की जिससे आम जन को राहत मिले, सिफर है। अभी मैडम कह रही है कि वो एक लिस्ट लेके घुमा करते थे कि फला फला का स्विस बैंक में खाता है। अरविंद केजरीवाल भी एक अलमारी तोड़ते थे मंच पर खड़ा होकर के, वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। एक फाइल निकालते थे और कहते थे कि ये ऊपर शीला जीती जाएगी, फिर मतलब खुराना जाएगा, फिर ये जाएगा वो जाएगा, और सबसे पहले वो फाइल लेकर के शीला दीक्षित के पास गए कि भाई 4 वोट कम पड़ रहा है, मेरे को अपना दे दीजिए। आपको भी पता है कि आपने कुछ नहीं किया और हमको भी पता है कि आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो फूंक मार के मीटर दिखाना तो एक ड्रामा था, क्योंकि दूर बैठा है। आगे संगीता जी मैं बिल्कुल आपके बात को पुख्ता कर दूं, क्या अरविंद केजरीवाल ने फूंक मार के मीटर दिखाया था कि नहीं, और सरकार बनने के बाद उसी मीटर को अप्रूव किया कि नहीं? हाँ नाम बता दीजिए, मैं कंपनी का लिस्ट ऐसे हाथ में दिखा दूंगा। दूसरा, क्या शीला दीक्षित जेल जाएंगे ऐसा फाइल केजरीवाल लेके घूमते थे कि नहीं? और तो शीला दीक्षित जिस दुनिया में ही नहीं है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। एफआईआर हुआ, एफआईआर केजरीवाल ने कराया, जेल जाने के बाद बहुत दूर की बात है। यह बात मोदी की भी है, मोदी ने भी रावण बढ़ा को सरकारी दबाव कहा था। आज तक जिस तरीके से मनीष जी पर एलजी साहब करा सकते हैं, तो क्या एलजी साहब और कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते? उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करा सकते? वो आम आदमी पार्टी कराएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ही निशाना साधेगी, विपक्ष पर बीजेपी ही निशाना साधेगी। ये तो कोई नियम नहीं होता परमार जी। और जिस तरह से आपने कहा ना कि हमने क्या किया है, तो देखिए अभी रिपोर्ट में दिखाया कि एलजी ने ही उस फाइल को आगे बढ़ाया कि शराब में घोटाला हुआ है, एलजी साहब ने उस फाइल को आगे बढ़ाया। अभी आपने रिपोर्ट देखी होगी, आशीष भाई ने रिपोर्ट दिखाई थी। वो काम ही है एलजी का, इसीलिए तो एलजी साहब लगातार हमारी बिजली के अभी रोकने में लगे थे, लेकिन फिर उनको करना पड़ा, फाइल पास करनी पड़ी। तो दिल्ली में किस तरह से काम हो रहा है ये सारी जनता देख रही है। आपने कहा कि हमने महंगाई के लिए क्या किया, सुनिए परमार जी, हमने महंगाई के लिए क्या किया जनता को भी पता चलना चाहिए। हमने जब वहां बसों में फ्री महिलाओं के लिए किया, तो जो पैसा बचा वो उनके आर्थिकी में जुड़ा, उनके बजट में जुड़ा।
जब हमने सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं अच्छी की, जो बच्चों का फीस का पैसा बचा, वो आर्थिक जुड़ा, कहाँ से आया? जब हमने वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फ्री की, बड़े से बड़ा जो जांच है वो फ्री है, तो वो पैसा जनता का बचा, वो उनके बजट में जुड़ा। जब हमने 200 यूनिट बिजली फ्री की, जो पैसा बचा वो हमें पैसा कहाँ से आया? सब्सिडी, हम टैक्स देते हैं, दिल्ली के लोग टैक्स देते हैं, परमार भाई साहब, जो एक 25 देता है वो टैक्स देता है, वो किसी राजनीतिक पार्टी का पैसा नहीं है परमार साहब, वो किसी राजनीतिक का पैसा नहीं है कि 16 कर रही है जो मोदी जी अपने ऑफिस बना रहे हैं हर राज्य में बड़े बड़े, पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा? आशीष भाई, आप दोनों बीजेपी के प्रवक्ता बैठा लिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। कितना बड़ा घोटाला है। नहीं, चलिए संगीता जी व्यक्तिगत नहीं, रुक जाइए परमार साहब, पर एक मिनट, परमार साहब संगीता जी दोनों रुक जाइए, संगीता जी परमार साहब दोनों रुक जाइए। देखिए, ऐसे चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शायद दर्शक भी आपकी बात, आप खुद क्या बोल रही हैं, नहीं समझ पाएंगे। आप सभी को मैं बराबर का मौका दे रहा हूं, किसी की भी बात में मैं किसी दूसरे को नहीं चाहता कि वो ऐसे इंटरप्ट करे, क्योंकि परमार साहब के बीच में संगीता जी आप बोलेंगी तब भी कोई फायदा नहीं होगा, और आप भी परमार साहब संगीता जी की बात में इंटरप्ट ना करें, क्योंकि चर्चा का आखिरी पड़ाव है, वक्त का अभाव है मेरे पास आज। लेकिन कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि दर्शकों को दरअसल इस चर्चा के मायने इसलिए समझ आए कि लोग जान सकें कि देश की सियासत में चल क्या रहा है। मुद्दा ये है। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, प्रमुख साहब भी इंतजार कर रहे हैं। प्रमुख साहब एक बात बताइए, अभी परमार साहब मैं आऊंगा आपके पास। प्रमुख साहब ये बताइए, अभी संगीता जी भी कह रही थी कि लड़ाई उन्हें एलजी साहब से लंबी लड़नी पड़ रही है, और अभी केजरीवाल साहब भी ये कह रहे थे कि जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ तो एलजी कुछ नहीं कर रही, वहाँ एलजी कुछ नहीं बोलते, किसी फाइल को नहीं रोकते, या राज्यपाल यूँ कह लीजिए, जहाँ पर एलजी नहीं है वहाँ राज्यपाल हैं, वहाँ किसी फाइल पर कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन जहाँ पर विरोधी दलों की सरकारें हैं वहाँ एलजी हो या राज्यपाल हो, अब पंजाब का भी वो जिक्र कर रहे थे, क्यों इस तरह की परेशानी आ रही है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है आशीष सर, क्योंकि दिल्ली जब एलजी की बात आई है, दूसरा शासन चल रहा है दिल्ली का, और हमारी बहन जी ने अच्छा क्वेश्चन उठाया, वो पता भी चलना चाहिए जनता को। क्योंकि मैं एक चीज और क्लियर कहता हूं कि एलजी का मामला जो है, एलजी से जिस तरीके से आपका सिस्टम नहीं जुड़ता, उसमें भारत सरकार का कोई ज्यादा आक्षेप इसलिए नहीं है कि आपने एक नहीं कई बार एलजी चेंज कराए, बदले गए हैं, और वो आप ही के हिस्सा है कि एलजी जो बनेगा वो सरकार का हिस्सा है। देखिए, वो संविधान का हिस्सा है, कोई भारत सरकार ने, मोदी जी ने नहीं बनाया है, कोई ना कोई तो इस दिल्ली में एलजी बनेगा ही। पहले ये प्रक्रिया जब आप शासन में थे, जब आपकी केंद्र में सरकार थी, एक तरफा राज्य था आम कांग्रेस का, उनके सरकार उनके एलजी सारे देश में होते थे, तब भी आपकी एक आध राजनीति करने के जो आज नेता हैं दूसरी पार्टियों में रहे हैं, वो बड़े नेता आपके साथ भी हैं, उन्हें भी इस प्रक्रिया का पता है। एलजी जो है, राज्यपाल जो हैं और माननीय मुख्यमंत्री जो भी जिस प्रदेश का है, उनकी ट्विनिंग एक हिस्सा की होती है अपनी, और ये कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ आपसी तालमेल भी होता है। अगर आप एलजी को संतुष्ट करेंगे तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी होती है, कुछ चीजों पर उनको ऐतराज है, कुछ को आप पर है, ये आपस की कई जहां सरकारें होती हैं वहां भी ट्विनिंग में आ जाती है दिक्कत, ये हो जाता है आशीष सर। लेकिन बड़ी बात नहीं है, पर एलजी की बात आपने उठाई है, तो हम तो इतना कर सकते थे, अगर हम ही चाहते या हमारी वजह से होता, तो मैं तो ये कहता हूं कि पूरे शासन काल में जो आम आदमी पार्टी के 5 पहले गिन लीजिए और दूसरी साल अब चल रही है, इसमें एक ही एलजी इस दिल्ली में रहते, आप ये गिन लीजिए कितने बदलवाए आपने। अगर आप मांग करते हैं कि एलजी हम आपको पाकिस्तान से दे दें, अगर आप मांग करते हैं कि एलजी हमें अमेरिका का चाहिए, अगर हमें एलजी आप किसी और दूसरे देश से करें, तो फिर हम संविधान में बदलाव की प्रक्रिया करेंगे कि अगर हम ला सकते हैं विदेश से, या कोई केजरीवाल जी के साथ का रिटायर्ड मैन इतना बड़ा अधिकारी हो जो उनके इन कार्यकलापों पर जांच ना करें,
या आप इतने बेदाग हों कि आपके 4-4 मंत्री आप जेल में पड़े हैं और 6-6, 7-7, 10-10 विधायकों पर आपके केस दर्ज हैं, आधे से ज्यादा आपके केस 2 दागदीन हैं, उन पर अगर कोई कार्रवाई या चीज आती है तो फिर एलजी में दिक्कत है। तो एलजी आप बता दीजिए, फिर वो प्रक्रिया प्रयास करेंगे कि जो आपके कार्यकलापों में शामिल हो जाएं। ठीक है, संगीता जी। देखिए आशीष भाई, इन्होंने कहा क्रियाकलापों में शामिल हो जाए, तो इनके साथ जो शामिल हो रहे हैं इनको लगता है सब ऐसा ही चाहते हैं। देखिए हार्दिक पटेल गुजरात में क्या था, प्रमुख भाई बताइए ना, आपने राष्ट्रद्रोह का केस किया हुआ था, सब कुछ चल रहा था, आपकी पार्टी में आते ही सारे केस बंद हो गए ना। तो ये तो कितने उदाहरण मैं आपको दूं कि किस तरह के उदाहरण है। फिर आप आसानी से कह देते हैं कि नहीं भाई हम तो भ्रष्टाचारी नहीं है, बिल्कुल वॉशिंग मशीन से धुले हुए लोग हैं। तो प्रमुख भाई ऐसा नहीं चलता है, और गलत को गलत कहना भी सीखिए, क्योंकि जनता का हित सबसे पहले है। नेता तो आएंगे जाएंगे, लेकिन जनता अपनी जगह रहेगी, लोकतंत्र बचना चाहिए, देश हमारे लिए सबसे पहले है। तो आज जो देश के हालात हैं, आप ही की माननीय स्मृति ईरानी जी गले में सिलेंडर टांग के घूमा करती थी, एक दौर हमने वो भी देखा है। और आज क्या भाजपा महंगाई पर एक शब्द बोलती है? जिन झूठे वादों को लेकर के स्तंभ खड़े करके आप सत्ता में आए, आज वो सारे ढह गए प्रमुख भाई। आप वो भी भूल गए कि माननीय मोदी जी 2014 से पहले क्या कहते थे कि ये सीबीआई ईडी हमारे दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे नेताओं पर, हम पर कार्यवाही कर रहे हैं। वही भाषण देने वाले माननीय मोदी जी अपने शब्दों को भूल गए, और आज जब सत्ता में बैठे और देश के प्रधानमंत्री बने तो आज खुद वही काम करने लगे। तो भाई आप ही के मुंह के शब्द थे, वो भाषण मैंने नहीं दिया था, वो आम आदमी पार्टी के लोगों ने नहीं दिया था, वो आप सत्ता में थे। आम आदमी पार्टी तो आज 10 साल से आई है, आप ही के शब्द थे, आप ही कहते थे महंगाई खत्म कर दूंगा। ठीक है संगीता जी, मैं आऊंगा आपके पास। मुझे परमार साहब पे फाइनल कमेंट के लिए जाना है। परमार साहब, वक्त का अभाव है, संक्षिप्त में जल्दी से फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका। देखिए, केजरीवाल जी जब बाहर निकलेंगे, चाहे जितना बजे निकले, तो एक ही बात कहेंगे, आप इसको रिकॉर्ड पर रख लीजिएगा, आपको बाद में चलाना पड़ेगा। केजरीवाल साहब कहेंगे कि कुछ नहीं मिला। सीबीआई वालों ने मेरे को अंदर खाने कहा कि देखिए, उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त के एनकाउंटर से दिमाग भड़काने के हटाने के लिए हमको दबाव बनाया गया था, इसलिए हमको बुला करके चाय पानी कराएंगे, बाहर चूचड़ करेंगे। कुछ भी नहीं मिला। जैसा मनीष सिसोदिया के टाइम में कहा था कि एक पेन ड्राइव मिला, एक लैपटॉप मिला, एक चार्जर मिला, उतने में मनीष अंदर हो गया। मैं बोलूं कंप्लीट, बिल्कुल मैं आपको याद दिला रही हूँ कि 114 पर आ गए। कुछ नहीं मिला, और कुछ नहीं मिला कहने पर ही अंदर जाएंगे, क्योंकि सारे अपराधों के भागीदार अरविंद केजरीवाल अगर नहीं है तो उनके नाक के नीचे ये सारे अपराध क्यों हुए, या बीइंग मुख्यमंत्री। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया आप तीनों मेहमानों का। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।